गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 6th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रिस्क और रिटर्न, और उसके अंदर हमने रिटर्न का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। और इस लेक्चर के अंदर हम रिटर्न के कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं उनके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रिटर्न। फाइनेंशियल मार्केट एसेट्स जनरेट टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रिटर्न, इनकम थ्रू कैश डिविडेंड्स और इंटरेस्ट पेमेंट एंड कैपिटल ग्रोथ थ्रू द प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। हेडलाइन स्टॉक मार्केट इंडिसेस typically report on price appreciation only and do not include the dividend income unless the index specify it is a total return series. It is important to be able to compute and compare different measures of return to properly evaluate portfolio performance. कि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट एसेट्स हैं वो दो डिफरेंट स्ट्रीम से जनरेट होते हैं। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो पहला जो होता है वो होता है कि हम एक इनकम जनरेट कर रहे हैं किससे, कैश डिविडेंड से। और दूसरा होता है जब हम किसी इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल ग्रोथ को जनरेट कर रहे हैं किससे, उसके प्राइस एप्रिसिएशन से जो किसी पर्टिकुलर एसेट्स की होती है। जब हम कोई स्टॉक मार्केट की इंडिसेस की जो रिपोर्ट होती है उसके प्राइस एप्रिसिएशन से, तो हम उसके अंदर कोई भी डिविडेंड इनकम का इंक्लूड नहीं करते, और उसके बिहाफ पे जो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो अनलेस होते हैं जो कि किसी टोटल रिटर्न की सीरीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो रिटर्न को कंप्यूट करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट मेजर से, और उसको हम इसलिए मेज़र करते हैं कि जिससे हम जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन कर सकें। जो पहला मेजरमेंट है वो है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ए होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज अ रिटर्न अर्न फ्रॉम द होल्डिंग एन एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। द टाइम पीरियड मे बी शॉर्ट एज अ डे और मैनी ईयर्स एज इज एक्सप्रेस्ड एज अ टोटल रिटर्न। दिस मीन वी लुक एट द रिटर्न एज ए कंपोजिट ऑफ द प्राइस एप्रिसिएशन एंड द इनकम स्ट्रीम। जो पहला जो हमारा मेजरमेंट है वो है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इस रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एसेट्स जिनको हमने होल्ड पे रख रखा है किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उससे हमें कितना अर्न हो रहा है। इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, या बहुत मैनी ईयर्स का भी हो सकता है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे टोटल रिटर्न से। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिटर्न हमने लिया है या जो भी रिटर्न हमने पाया है उसके अंदर हम लोग उसकी प्राइस एप्रिसिएशन और उसके इनकम स्ट्रीम से उसको कंपोजिट करते हैं। सेकंड जो मेजरमेंट है वो है अर्थमेटिक और मीन रिटर्न। when we have assets for multiple holding periods, it is necessary to aggregate the returns into the overall returns. An arithmetic mean is a simple process of finding the average of the holding periods return. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एसेट्स है जो हमें मल्टीपल होल्डिंग पीरियड से हमें मिल रहे हैं, जो भी हमारे होल्डिंग पीरियड्स है, मल्टीपल होल्डिंग पीरियड्स है, उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं हमारे, उनसे अगर हमें उसका एग्रीगेट निकालना है, उस रिटर्न का एग्रीगेट निकालना है या हमें ओवरऑल रिटर्न निकालना है, तो वो हम किसके थ्रू निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन के थ्रू। क्योंकि अर्थमेटिक एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी होल्डिंग पीरियड ऑफ रिटर्न्स का एवरेज निकाल सकते हैं। कि मीन्स कि किस किस ईयर के अंदर, मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर मीन्स मेरे को 2000 का रिटर्न मिला, सेकंड ईयर के अंदर मुझे 5000 का रिटर्न मिला, थर्ड ईयर के अंदर मुझे 3000 का रिटर्न मिला। तो अगर ये मल्टीपल होल्डिंग पीरियड्स है, 3 ईयर्स का है, तो उसके अंदर हम जो भी हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, जैसे 2500, 5000 और 3000, तो ये हो गया हमारा 10,000। 10,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा पास आएगा वो हमारा अर्थमेटिक और मीन रिटर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा जियोमेट्रिक मीन रिटर्न। कंप्यूटिंग अ जियोमेट्रिक मीन फॉलो प्रिंसिपल टू द कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। द प्रीवियस ईयर्स रिटर्न्स आर कंपाउंडेड टू द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू पीरियड इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स ऑन योर रिटर्न्स। Geometric returns provide a more accurate representation of the portfolio value growth than an arithmetic return. जो जियोमेट्रिक मीन रिटर्न है उससे हम क्या करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं किससे, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपटीशन से। अगर हम देखें जो हमारा प्रीवियस ईयर का रिटर्न है उसके उसका अगर हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है तो हम उसके क्या करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट की बिगिनिंग वैल्यू को स्टार्ट से और उसके न्यू पीरियड के स्टार्ट से हम उसकी वैल्यू को
डिराइव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हमने रिटर्न अर्न किया है वो हम उससे कंप्यूट कर सकते हैं। जो जियोमेट्रिक रिटर्न है वो हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन किसी पोर्टफोलियो की, जिससे कि हम बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, या ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वो हमें अर्थमेटिक रिटर्न से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा मनी वेटेड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मनी वेटेड को हम IRR भी कहते हैं। Arithmetic and geometric returns do not take into account the money invested in a portfolio in different time periods. A money weighted return is similar in computation methodology to an internal rate of return (IRR) or a yield to maturity. We examine the cash flows from a perspective of the investor, where amounts invested in the portfolio are seen as a cash outflows and amounts withdrawn from the portfolio by the investor are cash inflow. आर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन्स को हम किसी मनी जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर, उसके अकाउंट में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग मनी वेटेड रिटर्न को यूज़ करते हैं, जो कि सिमिलर है, हमारी एक मैथोलॉजी है जो कि IRR से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम उसकी मैच्योरिटी के अंदर जो भी यील्ड हो रहा है, हमें जो भी इनकम हो रही है उसको कंप्यूट करते हैं। इससे ये हम एग्जामिन करते हैं कि जो भी कैश फ्लो हमें जो एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट से हमें मिल रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के अंदर, उसके वेरियस अमाउंट जो भी उसने इन्वेस्टेड किया है किसी पोर्टफोलियो के अंदर, उससे जो भी हमें कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं और जो भी हमें अमाउंट विड्रॉन करना है किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर के द्वारा, उसमें कितना हमें कैश इनफ्लो हो रहा है वो हम IRR से कंप्यूट कर सकते हैं। द IRR इज़ द डिस्काउंट रेट अप्लाइड टू द डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो सच एज द कंप्यूटिव present value of all the cash flow is zero. The IRR provides the investor with an accurate measure of what was actually earned on the money invested, but does not allow for easy comparison between individual. जो IRR है वो डिस्काउंट रेट पे अप्लाइड होता है और उसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की, और उसको हम कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि उसके कैश फ्लो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जो IRR है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराता है एक एक्यूरेट मेजर, जिससे वो जो मनी उसने इन्वेस्ट किया है उसका एक्चुअली अर्न कितना किया है वो बताता है। ये हमें उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता जो कि किसी इंडिविजुअल्स के बिटवीन हमें कंपैरिजन करने को बताए। नेक्स्ट है हमारा एनालाइज्ड रिटर्न। इफ़ द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिटर्न इज अर्नड इज़ नॉट एग्जैक्टली 1 year, वी कैन एनालाइज द रिटर्न टू इनेबल एन इजी कंपेटिटिव रिटर्न। To analyze a return earned for a period shorter than 1 year, the return must be computed by the number of periods in the year. A monthly return must be computed 12 times, a weekly return 52 times, and a daily return 365 times. Portfolio return: when a portfolio is made up of several assets, we have want to find the aggregate return of the portfolio as a whole. In order to compute this, we weight the returns of the underlying assets by the amounts allocated to them. जो एनालाइज रिटर्न होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के ड्यूरिंग के अंदर रिटर्न से हमें कितना अर्न हो रहा है उसको एग्जैक्टली 1 year के अंदर हम नहीं बताते। उसके लिए हम एनालाइज करते हैं उस रिटर्न को, जो कि हमारे कंपेटिटिव रिटर्न को इनेबल करता है। इसके अंदर हम जो भी रिटर्न हमने अर्न किया है किसी एक पीरियड के अंदर, उसको हम अर्न करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 साल के अंदर, तो जो रिटर्न होएगा वो हम कंप्यूटेट करते हैं उसके नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं ईयर के अंदर। जैसे हम बात करें कि अगर एक मंथली रिटर्न को हमको कंप्यूट करना है तो हम उसको 12 टाइम्स के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। अगर हम वीक की बात करें तो उसको हम 52 वीक्स के टाइम्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर हम डेली रिटर्न की बात करें तो टोटल 1 year में 365 डेज होते हैं, तो उससे हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो रिटर्न होता है वो सेवरल एसेट्स, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उनके बिहाफ पे जो पोर्टफोलियो मेड होता है उसके बिहाफ पे बनाया जाता है, और उससे हम ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास कितना एग्रीगेट रिटर्न हो रहा है उस पोर्टफोलियो से। इससे हम ये कंप्यूट करते हैं कि क्या वेटेज है उस रिटर्न की और उस अंडरलाइंग एसेट्स की जो कि हमने किसी पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर एलोकेट कर रखे हैं। इसके बाद हम कुछ अदर मेजर्स पढ़ रहे हैं रिटर्न के। तो दे आर अदर मेजर्स ऑफ रिटर्न दैट नीड टू बी टेकन इनटू द अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। दीज आर एज फॉलोज। Number 1 is gross and net return. A gross return is earned prior to the deduction of fees, management fees, custodial fees, and the other administrative expenses. A net return is the return post deduction of fees. जो ग्रोस रिटर्न होता है वो हम लोग अर्न करते हैं जब उसके अंदर से हम जो रिटर्न होता है उसके अंदर से हम अगर
उसकी मैनेजमेंट फ़ीस, कस्टडियल फ़ीस या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस को डिडक्ट कर दे, तो हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो ग्रॉस रिटर्न आएगा। और नेट रिटर्न जब आएगा तो नेट रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हम जो नेट रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जो भी हमारा रिटर्न है उसके अंदर से हम अगर जो फीस का जो डिडक्शन है अगर उसको कर देते हैं तो हमारे पास नेट रिटर्न आ जाता है। प्री टैक्स एंड आफ्टर टैक्स नॉमिनल रिटर्न्स, इफ जनरल रिटर्न्स आर प्रेजेंटेड प्री टैक्स एंड विद नो एडजस्टमेंट फॉर द effects of inflation, tax consideration like capital gain tax and tax on interest or dividend income will need to be deducted from the investment to determine post tax returns। अगर हम जनरल रूप से बात करें तो जो रिटर्न्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं हमारे प्री टैक्स को, जिसके अंदर किसी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं होता क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेशन से इफेक्ट होते हैं। जो टैक्स कंसिडरेशन होते हैं वो कैपिटल गेन टैक्स या टैक्स ऑन इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम पे होते हैं, जिनको हमें डिडक्ट करना होता है हमारे इन्वेस्टमेंट से, जो कि डिटरमाइन करता है हमारे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स को। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रियल रिटर्न्स। रिटर्न्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन नॉमिनल टर्म्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। द रियल रिस्क फ्री रिटर्न इज एज कंपनसेशन फॉर पोस्टपोनिंग कंजप्शन, इन्फ्लेशन एज कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर एंड द रिस्क प्रीमियम। रियल रिटर्न आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग रिटर्न्स ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स एज इन्फ्लेशन रेट्स वेरी ओवर टाइम। जो रिटर्न्स है वो टिपिकली प्रेजेंटेड होते हैं नॉमिनल टर्म्स के अंदर, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हम उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम जो रियल रिस्क होती है, फ्री रिटर्न होता है, उसको कंपनसेशन करते हैं हमारे पोस्टपोनिंग कंजप्शन से। नेक्स्ट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बिहाफ पे हम जो भी कंपनसेशन होता है वो हम उसकी परचेजिंग पावर के लॉस से करते हैं। और थर्ड होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। जो रियल रिटर्न है वो यूज़फुल होता है जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिटर्न्स को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट्स को ओवर टाइम को बताता है। नेक्स्ट है हमारा लिवरेज रिटर्न। इफ़ एन इन्वेस्टर मेक्स यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विद एन अ पोर्टफोलियो और बोरोज मनी टू इन्वेस्ट, देन लिवरेज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पोर्टफोलियो। द लिवरेज एम्पलीफाइज द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टर्स कैपिटल बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। लिवरेज रिटर्न क्या है? जब कोई इन्वेस्टर किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है और पोर्टफोलियो और जो भी उसने मनी बोरो की है उस किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको बताता है। ये जो लिवरेज होती है ये किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को इंट्रोड्यूस करवाती है। जो ये लिवरेज होती है ये एम्प्लाई करती है उन रिटर्न्स को जो कोई इन्वेस्टर किसी कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मेजरमेंट्स हैं रिटर्न के उनको पढ़ा था और उसके अंदर हमने डिफरेंट कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं जब हम किसी रिटर्न्स को मेजर करते हैं उनके बारे में आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के आगे के लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।